आज के वीलॉग में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो शौकत तरीन साहब के साथ मेरा इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने बेशुमार नए इंकशाफात किए, कुछ उन्होंने एतराफ़ भी किए और मेरा ख्याल ये है कि ये एतराफ़ और ये इंकशाफात आगे चल के एक बड़ी स्टोरी बनेंगे। मैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगा कि उन्होंने क्या क्या कहा और कहाँ कहाँ उन्होंने एतराफ़ किया वो। और सेकंड ये है कि आज हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम इत्तेहादी जमातों के साथ मिल के पाकिस्तान की सारी इकाइयाँ इकट्ठी करके एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया है। एक सेंटर बना है, इसको कहते हैं नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो पाकिस्तान के अंदर जो सैलाब आया है और उसमें रिस्पांस भी करेगी, उसमें कोऑर्डिनेशन भी करेगी और उसमें बहाली भी करेगी। लेकिन इसमें बदकिस्मती ये है कि इसमें भी आज सियासत की गई। इसमें आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर नहीं आए, इसमें गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर भी नहीं आए, इसके अंदर पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है उसके चीफ मिनिस्टर नहीं आए और इसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर भी तशरीफ़ नहीं लाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप फ्लड के ऊपर भी आप डिवाइडेड हैं और आप स्टेट को नहीं मान रहे और आप मुकम्मल तौर पे स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन या एसोसिएशन करने के लिए तैयार। तो सबसे पहले हम शौकत तरीन साहब के इंकशाफात की तरफ जाते हैं। शौकत तरीन साहब का इंटरव्यू मैंने किया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने पहली बात तो ये तस्लीम की कि उन्होंने जो कॉल की थी वो व्हाट्सएप कॉल थी और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो इदारे हैं वो व्हाट्सएप कॉल्स को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। लिहाजा उन्होंने पूरी कौम को वार्निंग दी कि भाई साहब व्हाट्सएप भी बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं है, ज़रा एहतियात करें। सेकंड जो उन्होंने ये कहा कि जो कुछ मैंने कहा, जो मैंने दो वज़राए ख़जाना से कहा, ये पार्टी का फ़ैसला था, ये कंसेंसस के साथ फ़ैसला हुआ था, ये मेरा अकेला फ़ैसला नहीं था, बल्कि उसमें उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर भी उन्होंने तस्लीम किया कि वो भी इस फ़ैसले में मौजूद थे। इसलिए सबसे पहले फवाद चौधरी साहब ने बात की, तैमूर झगड़ा साहब ने बात की, बाकी सब ने बात की। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर पार्टी जो व्हाट्सएप कॉल को रिकॉर्ड करने पर पार्टी अगर स्टैंड लेगी तो वो वकील के ज़रिए हम इसको चैलेंज करेंगे। बाकी उन्होंने ये कहा कि मैं इसमें माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं हूँ, मेरे ख़िलाफ़ अगर कोई मुकदमा बनाया जाता है तो मैं उस मुकदमे को फेस करूँगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बड़ी अहम है कि शौकत तरीन साहब ने ये माना कि ये जो पैकेज IMF की तरफ से पाकिस्तान को मिला है, पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत थी, ये खुशाइंद है और पाकिस्तान के जो माशी मामलात हैं, हालात हैं, इससे बेहतर होंगे, वो उन्होंने तस्लीम किया। और साथ ही उन्होंने ये कहा, मैंने उनसे एक सवाल किया, इसमें मैंने उनसे सवाल किया कि ये जो तैमूर झगड़ा साहब कह रहे हैं कि IMF के जो सेकंड इन कमान है उसके साथ मैं राब्ते में हूँ और मैं उनको इन्फॉर्मेशन देता भी रहता हूँ और उनसे लेता भी रहता हूँ, तो क्या ये लीगल है, क्या ये ठीक है? तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है, ये नहीं करना चाहिए था। बाकी मैंने उससे कहा जी ये जो ब्लैकमेल करना स्टेट को, उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, ब्लैकमेल तो वो नहीं कर रहे थे, बस वो ये बता रहे थे कि फ़्लड के अंदर पाकिस्तान इसे डूबा हुआ है और सूबों के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो IMF को वक्त पे किस्त दे सकें। तो उस पर उनका एक नैरेटिव था जो सूबों का, और वो हम चाहते थे कि IMF तक पहुँचे। लेकिन इसमें जो शौकत तरीन साहब मुझे आज महसूस हुए, बैकफुट में महसूस हुए और उन्होंने ये एतराफ़ किया कि ये ऑडियो मेरी ही है और इसके टुकड़े जोड़ के नहीं बनाए, ये भी उन्होंने तस्लीम किया। लेकिन साथ ही वो मुझे महसूस हुआ कि उन्हें ये एहसास है कि उन्होंने ये गलत किया और ये नहीं होना चाहिए था। ये कितना बड़ा वाक़या है, मैं इसकी तफसील में भी जाना चाहता हूँ थोड़ा सा। दो इसके हैं पहलू। एक पहलू तो ये है कि इस वक्त 90 मुल्क हैं जो IMF के इस वक्त मेंबर्स हैं। इन 90 मुल्कों की तारीख में आज तक इस तरह नहीं हुआ कि वफाक में किसी एक इकाई ने या वफाक ने IMF के साथ मुआहदा किया हो या वो कर रहा हो और अंदर से दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उसके ख़िलाफ़ रिवोल्ट की हो या IMF को ख़त लिखा हो कि आप हमारे मुल्क के साथ ये मुआहदा ना करें। ये एक मुल्क के साथ भी ये नहीं हुआ। सेकेंडली, पाकिस्तान 1952 में शायद या 1955 में फ़र्स्ट टाइम IMF का मेंबर बना था, उसका हिस्सा बना था। लिहाजा पाकिस्तान की 72 साल की तारीख में जब से IMF का पाकिस्तान हिस्सा बना है, ये पहला वाक़या है कि पाकिस्तान के अंदर से किसी सियासी जमात ने IMF को ख़त लिखा हो या उनको ये इंप्रेशन देने की कोशिश की गई हो कि सर आप पाकिस्तान के साथ मुआहदा ना करें क्योंकि हम किस्तें देने के काबिल नहीं हैं। ये पहला वाक़या है। यानी आप ये देखिएगा कि शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान तोड़ दिया था, वो बांग्लादेश की शक्ल में उसने मशरक़ी पाकिस्तान को अलग कर दिया था। उस वक्त भी अमेरिका और चाइना के दरमियान एक टॉक चल रही थी पाकिस्तान के ज़रिए। जनरल याह्या खान थे उस वक्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और हेनरी किसिंजर पाकिस्तान के ज़रिए चाइना जा रहे थे और चाइना के साथ अमेरिका एक रिलेशन डेवलप कर रहा था
और इस बात का शेख मुजीबुर रहमान को भी पता था, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान ने इस पे एक लफ्ज़ नहीं बोला था। उन्होंने किसी जगह ये नहीं कहा था कि अमेरिका को चाइना के साथ रिलेशन पाकिस्तान के ज़रिए नहीं बनाने चाहिए, या चाइना को पाकिस्तान या अमेरिका के साथ रिलेशन नहीं बनाने चाहिए, और अगर हमारी हुकूमत आ गई तो हम ये सारी चीज़ें खोल कर रख देंगे और हम ये बताएंगे कि चाइना ने अमेरिका के साथ क्या एग्रीमेंट किया है, पाकिस्तान ने इसमें क्या किरदार अदा किया था। शेख मुजीबुर रहमान खामोश थे पूरी ज़िंदगी इस पर। दूसरा जो बड़ा वाक़या था वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगा दिया गया, और उस वक्त अफ़गान वार बाद में शुरू हुई और पाकिस्तान अलाय बना, जो अलाइड फोर्सेस हैं या अमेरिका या नाटो है उसका, और उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास बड़ा सुनहरी मौका था कि वो मुख्तलिफ मुल्कों को ये कहते कि पाकिस्तान के साथ कोई एग्रीमेंट ना करें, पाकिस्तान को कर्जे ना दें, पाकिस्तान को असला ना दें। उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुट्टो की फांसी के बाद भी उनमें से किसी शख्स ने एंटी नैरेटिव नहीं लिया। सिर्फ एक थे खर साहब जिन्होंने कहा था कि मैं इंडियन टैंकों पर बैठ के पाकिस्तान आना चाहूँगा, इसके अलावा किसी ने किसी जगह ये बात नहीं की, यानी उस दौर में भी। इसके बाद मियाँ नवाज शरीफ की 3 बार गवर्नमेंट गई, लेकिन उसमें से किसी जगह मियाँ नवाज शरीफ ने ना वर्ल्ड बैंक को ख़त लिखा, ना यूएन को ख़त लिखा, ना उन्होंने IMF को कहा कि आप पाकिस्तान के साथ मुआहिदा ना करें। सिर्फ एक वाक़या है जिसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारा लगा, तो अल्ताफ़ हुसैन ने नारा लगाया था कराची में, लेकिन उसकी सज़ा भी उन्होंने भुगती और पूरी पार्टी छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो गई। पूरी पार्टी पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई, एक शख्स भी वो अल्ताफ़ हुसैन के साथ खड़ा नहीं हुआ। तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है, ये IMF की हिस्ट्री है। इस हिस्ट्री को जहन में रख के जब आप इस वाक़े को देखते हैं तो आपका दिल खून के आंसू होता है। यानी एक ऐसा मुल्क जिसने आपको माँ की तरह पाला, जो बाप की तरह आपके साये पे आपके सर पे साया बन के खड़ा रहा, जिसने आपको पॉलिटिक्स में दाखिल किया, जिसने आपको प्राइड दी, आज आप उसी स्टेट के ख़िलाफ़, उसी मुल्क के ख़िलाफ़ हैं। यानी ये हो ही नहीं सकता। कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आपके इमेजिनेशन से बाहर होती हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है। बिल्कुल ऐसे है कि जैसे हम बस पर बैठ के चांद पे चले जाएं। कोई शख्स ये कहे कि मैं बस पे बैठा और कंडक्टर ने ठपकी लगाई बस को, ड्राइवर ने एक्सेलरेटर दबाया और मैं चांद पे चला गया। ये आपकी इमेजिनेशंस की बात है। बिल्कुल इसी तरह कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, मुल्क की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो, और वो अपने सूबाई वज़रा ख़जाना से ये कहे कि IMF की डील होने लगी है पाकिस्तान की स्टेट की, तो आपने उसको रोकना है। ये बियॉन्ड इमेजिनेशन है, ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता। जिस तरह नीला रंग काला नहीं हो सकता, काला रंग पीला नहीं हो सकता, बिल्कुल ये हो ही नहीं सकता था। लिहाजा ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि PTI ये भी करेगी। लिहाजा आज सारा दिन बहुत दुख में गुजरा, एक करब में गुजरा, और पहली मरतबा मुझे महसूस हुआ कि शायद पाकिस्तान को बड़ी खौफनाक तरीके से तोड़ा जा रहा है और हम किसी वाकई आलमी साजिश का हिस्सा हैं। दूसरा जो इंसिडेंट है वो है नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये एक बड़ा इदारा बना है पाकिस्तान में, क्योंकि इस वक्त 3 करोड़ 30 लाख लोग इस वक्त सैलाब का शिकार हो चुके हैं। 1500 लोग इसमें फौत हो चुके हैं और 450 के करीब बच्चे उसमें शामिल हैं, ख़वातीन उसमें शामिल हैं। 1/4 मुल्क जो है इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। कोयटा का राब्ता पाकिस्तान के साथ मुनक़ता है, ना कोई ज़मीनी राब्ता है, ना कोई फ़िज़ाई राब्ता है। वहाँ पे ये मोबाइल के टावर्स गिर चुके हैं, वहाँ पे सिग्नल्स नहीं है, वहाँ पे इंटरनेट नहीं है, वहाँ पे बिजली नहीं है, वहाँ पे गैस नहीं है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं है, और 3-3 फुट पूरे शहर के अंदर पानी खड़ा है। ये कोयटा शहर है जो दारुल हुकूमत है सूबे का, वहाँ पे ये सूरत हाल है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएँ, नौशहरा देख लें आप कि उसकी क्या हालत है इस वक्त। आप 4 देख लें वहाँ पे क्या सूरत है, सवात देख लें वहाँ पे क्या सूरत हाल है, गिलगित बल्तिस्तान में आप देख लें क्या सूरत हाल है। लोग आज भी वहाँ पे फंसे हुए हैं और फौजी हेलीकॉप्टरों के ज़रिए उस सबको निकाला जा रहा है। खुराक तक नहीं पहुँचाई जा रही, क्योंकि खुराक पहुँचाने के लिए भी आपको रास्ते चाहिए और रास्ते तो है नहीं इस वक्त। इसके अलावा जनूबी पंजाब में देख लीजिए, राजनपुर को देख लें आप, DG खान को देख लें आप पूरे जनूबी पंजाब का मुआयना कर लें, आप यकीन करें कि बस्तियाँ की बस्तियाँ उड़ गई हुई हैं। एक जगह पे 400 गांव, 400 देहात सफ़ाए हस्ती से मिट गए। इसके अलावा आप सिंध चले जाएं, सिंध के अंदर घुटने घुटने पानी है। यानी कोई ऐसा शहर बड़ा नहीं बचा जहां पे लोग गिरियाजारी ना कर रहे हैं, आहोजारी ना कर रहे हैं। लिहाजा इस खौफनाक हालत में भी पाकिस्तान डिवाइडेड है। बदकिस्मती देखिए कि जब इसके लिए एक सेंटर बनाया जा रहा है कि जो रिस्पांस भी करेगा, जो बहाल भी करेगा, जो लोगों तक खुराक भी पहुँचाएगा, लेकिन जो इलाके इस सूरत हाल से मुतासर हैं, जो सैलाब में डूबे हुए हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा इलाकों के चीफ मिनिस्टर इस मीटिंग में शरीक ही नहीं हुए। कश्मीर, जहां अपनी सूरत हाल बहुत ख़राब है कश्मीरियों की, उसके प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब की टेलीथॉन में बैठे हुए थे, लेकिन वो इस मीटिंग में तशरीफ़ नहीं लाए।
पंजाब के चीफ मिनिस्टर जिनके अपने सूबे का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस वक्त पानी में डूबा हुआ है, वो इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बने। गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर साहब, जहाँ पे ये प्रॉब्लम इस वक्त है, खौफनाक है और एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है वहाँ पे, वो इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बने। और खैबर पख्तूनख्वा जो इस वक्त बाकायदा लोग रो रहे हैं, असाने दे रहे हैं, उसके चीफ मिनिस्टर साहब भी इस मीटिंग में शरीक नहीं हुए। अब सवाल ये कि ये जो मीटिंग थी, क्या ये किसी एक सियासी जमात की मीटिंग थी? भाई ये पाकिस्तान की मीटिंग थी जिसके अंदर आर्म फोर्सेस के चीफ भी बैठे हुए थे और ये पाकिस्तान ने फैसला किया, ये रियासत ने फैसला करना था कि हमने अपने लोगों को इस सारी सूरत हाल से निकालना कैसे। लेकिन आप उसमें शामिल ही नहीं हुए। इसका मतलब ये हुआ कि आप फिर रियासत को रियासत मानते नहीं, आप उस मीटिंग में भी शरीक होने के लिए तैयार नहीं। और ये खौफनाक सूरत हाल अगर खुदा ना खास्ता बढ़ती चली जाएगी तो मुझे ये लगता है कि एक वक्त ये भी आ जाएगा कि ये तो किसी के जनाजे में शरीक नहीं होंगे, ये तो किसी के पीछे नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, ये तो एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? क्या इसको चलाने के लिए फिर हमें एक नए आइंस्टाइन की ज़रूरत पड़ेगी? क्या एक नया आयन हमें डेवलप करना पड़ेगा? या जब तक ये इक़्तिदार इन लोगों के पास नहीं आता उस वक्त तक ये मुल्क नहीं चल सकता, उस वक्त तक इस मुल्क को बंद कर देना चाहिए। तो एक अजीब सी सूरत हाल है और जब भी इस सूरत हाल का एनालिसिस किया जाता है तो अजीब सी एक बुखार सा में मुब्तला हो जाता है इंसान, एक दुख की गहरी खंदक के अंदर गिर जाता है इंसान को, समझ नहीं आती कि हम कहाँ पे रह रहे हैं। यानी ये देखें कि ये वो सैलाब है जिसके लिए इमदाद की अपील कौन कर रहा है? पोप कर रहा है। पोप पूरी दुनिया से कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर फ्लड आया हुआ है, आप सब उनकी इमदाद करें। यूएन की तरफ से इमदाद की अपील की जा रही है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर अपील कर रहा है, अमेरिका का प्रेसिडेंट अपील कर रहा है, यूरोपियन यूनियन अपील कर रही है, टर्की इमदादी जहाज भेज रहा है, सामान भिजवा रहा है ताकि लोगों को टेंट मिल सकें, लोगों को खुराक मिल सके। और चाइना की तरफ से हमें इमदाद मिल रही है, चाइना अपने वर्कर्स भिजवा रहा है पाकिस्तान के अंदर मदद करने के लिए। मलेशिया की तरफ से डॉक्टर्स आ रहे हैं, सपोर्ट करने का एक मैसेज दिया जा रहा है। इवन इंडिया की तरफ से मैसेज आ रहा है कि इस सूरत हाल में हम पाकिस्तानी जो अवाम है उसकी मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर किसी तरफ से मैसेज नहीं आ रहा तो पाकिस्तान के अंदर से नहीं आ रहा, तो इसको क्या समझा जाए? इसको ये समझा जाए कि अब पीटीआई के लिए पाकिस्तान काबिल कबूल ही नहीं है। क्या ये कोई नया मुल्क बनाना चाहते हैं या इस मुल्क को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, या ये चाहते हैं कि अगर मैं नहीं हूं तो फिर पूरा मुल्क नहीं है, फिर ना मैच हो सकेगा ना ग्राउंड सलामत रह सकेगा। तो अल्टीमेटली ये इसका नतीजा क्या निकलेगा? कुछ सोचा है कभी किसी ने? तो मेरा ख्याल ये है कि अगर कोई फोर्स पाकिस्तान में बची है तो उसको चाहिए कि इन सबको इकट्ठा बिठाएं और बिठा के कोई मिनिमम एजेंडे के ऊपर इस लेके कोई एक एग्रीमेंट करें और उसके बाद फिर इस मुल्क को आगे बढ़ाएं। ये पोलराइजेशन इस मुल्क को चलने नहीं देगी।